आपके साथ अंशिका पाठक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सबसे बड़ी खबर के साथ। दमोह से आ रही है। प्लास्टिक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई है। फैक्ट्री जलकर राख हो चुकी है और ऐसे में मौके पर फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौजूद हैं। फैक्ट्री में भीषण आग लग गई, वो भी प्लास्टिक की ये फैक्ट्री थी जिसमें भीषण आग लगी। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं किस तरीके से इस प्लास्टिक की फैक्ट्री में आग लगी है। हालांकि मौके पर दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौजूद हैं जो आग को बुझाने का प्रयास कर रही हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से ये भीषण आग लगी प्लास्टिक की फैक्ट्री में। फैक्ट्री जलकर खाक हो चुकी है। दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। हालांकि अब तक वजह साफ नहीं हो पाई है कि आग लगी तो लगी कैसे। फिलहाल एक्सक्लूसिव तस्वीर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। आग की लपटें काफी दूर दूर तक फैली। भयंकर आग, भीषण आग, और वो भी प्लास्टिक की फैक्ट्री में। बाइक तो कराई ले। स्थानीय लोग बाइक तो कराई ले। प्लास्टिक की इस फैक्ट्री में भीषण आग लगी है। आपको तस्वीर भी हम दिखा रहे हैं। दमोह से खबर आ रही है। भीषण आग, भयानक आग। दमकल विभाग की गाड़ियों ने आग पर काबू पाना शुरू कर दिया है। दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर मौजूद है, लेकिन आग लगने के कारणों का अब तक नहीं पता चल सका है। एक्सक्लूसिव तस्वीर, फैक्ट्री में भीषण आग लग गई और आग की तस्वीर आप देखिए, काफी ज्यादा भयानक और भीषण आग लगी थी। ये फैक्ट्री जो प्लास्टिक की थी, प्लास्टिक का सामान यहाँ पर रखा हुआ था और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंच गई हैं और आग को बुझाने का प्रयास भी किया जा रहा है। आशीष जैन संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष, फैक्ट्री में भीषण आग लगी है, आप इस वक्त वहीं पर मौजूद हैं। तस्वीरों के साथ दिखाइए, बताइए कितना नुकसान हुआ है, कैसे आग लगी? मैं आपको बताना चाहूंगा कि दमोह जिला मुख्यालय से करीब 6 किलोमीटर दूर ये मारूताल औद्योगिक क्षेत्र है। यहाँ पर ये प्लास्टिक की फैक्ट्री है जहां पर हम मौजूद हैं और यहाँ पर एक भीषण आग लगी थी। वो भीषण आग लगने की जानकारी जैसे ही लगी तो तत्काल ही फायर ब्रिगेड की टीम यहाँ पर पहुंची और फायर ब्रिगेड की टीम के द्वारा यहाँ पर आग पर काबू पाया गया है। और यहाँ पर फायर ब्रिगेड की टीम के माध्यम से जिस तरह से तत्काल ही यहाँ पर पहुंच करके काबू पाया गया तो आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया गया है। मैं यहाँ पर मौजूद एक व्यक्ति से बात करने की कोशिश करता हूँ। भैया, यहाँ पर कब आग लगी थी और किस तरह से इस आग पर काबू पाया गया है? ये लगभग 6 बजे पता चला था यहाँ पे कि आग लग गई है और जब से करीब 8 बजे फायर ब्रिगेड आई, जब से आग बुझाने का काम चल रहा है। जब से किस तरह की फैक्ट्री थी ये यहाँ प्लास्टिक की रस्सी बनती थी, सौरभ राय की रस्सी फैक्ट्री कहलाती है ये। हाँ, कितना नुकसान इनको हुआ है, क्या लगता है? नुकसान तो सर पूरी तरह से खाक हो गई है क्या? पूरी तरीके से खाक हो गई। लगभग ये मान के चलो 70-80 लाख का नुकसान तो होना चाहिए, क्योंकि सारी मशीनें जल गई। जो मेन मशीनें इसमें लगी थी पूरी जल गई हैं। वो इनका कहना है कि जो मुख्य मशीनें थी वो पूरी तरह से जल गई। मेरे साथ पुलिस प्रशासन भी यहाँ पर मौजूद है। चूंकि पुलिस प्रशासन की व्यस्तता यहाँ पर है, लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस प्रशासन यहाँ पर पहुंचा है। हम उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। क्या सर, क्या स्थिति है सर यहाँ पर अभी जो आग लगी थी सर उसकी? जानकारी मिली थी कि सौरभ राय है जो दमोह के निवासी, उनकी फैक्ट्री लगी थी यहाँ पे। रस्सी का बनने का काम करता था, फैक्ट्री में चलता रहता था उनका। तो अभी सुबह 6:30-7 बजे के बीच में अचानक आग लग जाने से जानकारी मिलने पर पुलिस और फायर ब्रिगेड मौके पे है और उसके जो आग बुझाने के प्रयास किए जा रहे हैं। तो आग लगने के बाद यहाँ पर आग बुझाने के प्रयास पूरी तरह से किए जा रहे हैं। और मैं आपको दिखा दूं कि यहाँ पर पूरी तरह से रस्सी की जो फैक्ट्री थी, रस्सी यहाँ पर बनाई जाती थी। यहाँ पर जो मशीन है पूरी तरह से जो पीछे की तरफ आप देख सकते हैं, यहाँ पर फायर ब्रिगेड की टीम भी मौजूद है। मेरे पीछे आप इसको देख सकते हैं। से अगर बात हुई तो क्या जानकारी मिल रही है, क्योंकि ये एक फैक्ट्री थी तो यहाँ पर ऑलरेडी आग को रोकने के उपकरण होने चाहिए थे, लेकिन क्या ऐसा नहीं था वहां पर? और
निश्चित ही मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से यहाँ पर फैक्ट्री थी, आग के उपकरण, आग को बुझाने के लिए उपकरण भी यहाँ पर मौजूद थे, लेकिन जिस तरह से आग भड़की और आग भड़कने की वजह से इनको जब जानकारी लगी, चूंकि सुबह सवेरे इसे आग को लगना यहाँ पर बताया गया है, तो सुबह सवेरे आग लगने की वजह से यहाँ पर कोई एक गाड़ी मौजूद था, उसके द्वारा मालिक को सूचना दी गई और मालिक को सूचना दी जाने के बाद आनन फानन में आग को बुझाया गया है। हालांकि यहाँ पर अनुमान के मुताबिक जो पूरी मशीनें हैं वो पूरी तरह से नष्ट हो गई हैं। 70-80 लाख के नुकसान का आकलन जो यहाँ पर मौजूद फायर ब्रिगेड की टीम भी है और पुलिस प्रशासन के लोग भी हैं, उनका कहना है कि अनुमान लगाया जा रहा है, लेकिन पूरी तरह से जो मैं आपको दिखा दूं कि ये पूरी तरह से जो फैक्ट्री है वो पूरी तरह से नष्ट हो गई है। यहाँ पर अभी आग लगी हुई है, लेकिन जो बुझाने के बावजूद भी यहाँ पर पूरी तरह से मशीनों को बहुत शुक्रिया आशीष, जानकारी साझा करने के लिए। एक्सक्लूसिव तस्वीर आप दिखा रहे दर्शकों को जहां पर ये आग लगी है। हालांकि कितना नुकसान हुआ है ये तमाम चीजें कुछ समय बाद ही पता चल पाएंगी। बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। गुना की ओर रुख करेंगे। गुना में भी कपड़े की दुकान में भीषण आग लग गई। थोक कपड़े की दुकान में भीषण आग लगी है और लाखों का नुकसान बताया जा रहा है। बोरा मस्जिद क्षेत्र की पूरी घटना, आसपास की इमारतें भी आगजनी की चपेट में आ गई, आसपास के घर भी चपेट में आ गए। आग के आसपास के घरों से बाहर लोग निकलने लगे। हालांकि शॉर्ट सर्किट की वजह से यह आग लगी, आशंका जताई जा रही है। मौके पर फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौजूद हैं जो आग को बुझाने का प्रयास लगातार कर रही हैं। तो एक तरफ जहां आपने तस्वीर देखी दमोह में किस तरीके से आग लगी है, दूसरी तरफ आप गुना में देखिए किस तरीके से कपड़े की दुकान में आग लगी है और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। कपड़े की दुकान में आग लगी है और थोक कपड़े की दुकान में आग लगी है, भीषण आग। लाखों का नुकसान भी यहां पर बताया जा रहा है। फिलहाल आशंका यही जताई जा रही है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी। एमपी की 230 विधानसभा सीटों पर कल वोट डाले जाएंगे, जिसे लेकर निर्वाचन आयोग ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। अब आपको 4 तस्वीर हम दिखाते हैं। पहली तस्वीर राजधानी भोपाल की है, जहां मतदान दल यानी कि पोलिंग पार्टीज चुनाव सामग्री वितरित किए गए हैं इन्हें। दूसरी तस्वीर रतलाम की है, जहां मतदान को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी है। शहर के आर्ट एंड साइंस कॉलेज से मतदान दल रवाना हो चुके हैं। तीसरी तस्वीर में मतदान प्रक्रिया को लेकर महिला कर्मचारियों का जोश हाई दिख रहा है। ये भी बता दें कि राजधानी की 110 पोलिंग बूथ की जिम्मेदारी महिला कर्मचारियों पर होंगी। चौथी तस्वीर राजधानी भोपाल की है, जहां मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए एक 400 वर्ग फुट की मतदाता जागरूकता रंगोली चर्चा का केंद्र बनी हुई है। तो कैसे मतदाताओं को जागरूक करना है, इसके लिए पूरी कोशिश हो रही है। और देखिए रंगोली के जरिए भी किस तरीके से बहुत खूबसूरती से मतदाताओं को जागरूक करने के लिए एक पहल की गई है। इस रंगोली के जरिए मतदाताओं को यह बताया जा रहा है कि उनका हर एक वोट कितना अहम है, कितना जरूरी है। ये 4 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर 17 नवंबर की तैयारियां दिखाती हैं। तो एमपी की 230 विधानसभा सीटों के लिए कल वोट डाले जाएंगे। मतदाताओं को वोटिंग के लिए जागरूक करने के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा विभिन्न कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। वहीं राजधानी भोपाल में मतदान प्रतिशत बढ़ाने की पहल के रूप में एक 400 वर्ग फुट की मतदाता जागरूकता रंगोली बनाई गई, जो कि आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। इस रंगोली को देखिए, जिसमें कि यह दिखाया गया है कि एक वोट कितना अहम होता है। एक अधिकार व्यक्ति का सरकार बना सकता है और इसीलिए वोट करने की अपील की जा रही है। इंदौर जिले में मतदान को लेकर तैयारियां पूरी हो गई हैं। इंदौर की 9 विधानसभा में 583 संवेदनशील मतदान केंद्र चिन्हित किए गए हैं, जहां सुबह 7 बजे से मतदान केंद्र से मतदाता सामग्री वितरित किए जा रहे हैं। देश के सबसे स्वच्छ शहर में मतदाता सामग्री स्थल कॉर्पोरेट लुक में तैयार किया गया है। बैठक और खाने पीने की व्यवस्था का भी ख्याल रखा गया है। इन सभी तैयारियों का जायजा लिया हमारे सहयोगी मिथिलेश गुप्ता ने। इस वक्त मैं नेहरू स्टेडियम में मौजूद हूं और सबसे पहले आपको ये तस्वीर दिखाना चाहता हूं कि इस बार मतदान सामग्री जहां से बांटी जा रही, वहां पे व्यवस्थाएं काफी खास की गई हैं। अलग अलग विंडो तैयार किए गए हैं कि लोग आसानी से यहां पर पहुंचे और अपना जो मतदान सामग्री है वो लेकर मतदान केंद्र पर रवाना हो जाए। उसके लिए बाकायदा व्यवस्था की गई है। बस के माध्यम से उन्हें मतदान केंद्र तक पहुंचाया जाएगा। और ये तस्वीर आप देख रहे हैं, सुबह 7 बजे से
नेहरू स्टेडियम में लोग पहुंचे और यहीं से अलग अलग विधानसभा के जो मतदान केंद्र हैं उनकी सामग्रियां वितरित की जा रही हैं। लोगों के बैठने के लिए खास व्यवस्था की गई है। अलग अलग विंडो में जो मतदान केंद्र का नंबर है वो लगाया गया है, किस विधानसभा में वो मतदान केंद्र आता है उसकी जानकारी दी गई है, किसकी कहां पर ड्यूटी लगाई गई है, तमाम जानकारियां यहां पर पहले से लगा दी गई है कि लोगों को काफी दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। दूसरी तरफ ईवीएम की जो मशीन है, मतदान जो किट है, उसकी जांच कर लोग अपने साथ यहां से मतदान केंद्र के लिए निकल रहे हैं। इस बार अगर इंदौर की बात की जाए तो 27 लाख से ज्यादा मतदान करने वाले लोग हैं। उनकी जो संख्या है मतदाताओं की 27 लाख से ज्यादा है। मतदान केंद्रों की जो संख्या है वो 2500 से ज्यादा है और लगभग 500 से ज्यादा जो क्रिटिकल यानी संवेदनशील जो है मतदान केंद्र है उसकी संख्या है। अब वहां पर जो 583 लगभग क्रिटिकल संवेदनशील मतदान केंद्र है उसमें 50% में जो चुनाव आयोग का निर्देश है उसके हिसाब से 50% केंद्रों में वेब ब्रॉडकास्टिंग के माध्यम से रिकॉर्डिंग भी की जाएगी। यानी संवेदनशील इलाकों में पुलिस की सख्ती है, प्रशासन ने तैयारियां कर ली है। दूसरी तरफ हम आपको दिखा रहे हैं ये तस्वीर कि जो मतदान केंद्र है वहां पर लोग पहुंच चुके हैं और मतदान केंद्र की जो जांच है, जो किट है, उसे यहाँ पर वो खुद देखेंगे और उसके साथ उस किट को लेकर यहाँ से रवाना हो जाएंगे। तो ये चुनाव की तैयारियां पूरी हो चुकी है, अंतिम चरण में है क्योंकि 17 तारीख को मध्य प्रदेश में चुनाव होना है। वीडियो जर्नलिस्ट संजय बुआ के साथ मिथिलेश गुप्ता, न्यूज 18 इंदौर। सागर की रहने वाली सोनाली सेन ने कविता के जरिए लोगों से वोट डालने की अपील की। हालांकि सोनाली सेन पेशे से एक निजी स्कूल में टीचर है। सागर विधानसभा क्षेत्र को बीजेपी का गढ़ माना जाता है और पिछले 6 बार से लगातार बीजेपी यहां से जीतती आई है। आपको बता दें सागर में 17 नवंबर यानी कि कल वोटिंग की जाएगी। जीवन में पुण्य कर्मों से दान कीजिए, जीवन में पुण्य कर्मों से दान कीजिए, सत्ता संवारने में योगदान कीजिए, सत्ता संवारने में योगदान कीजिए। हो आपके हाथों से तिलक राष्ट्र का निर्माण, हो आपके हाथों से तिलक राष्ट्र का निर्माण, हो राष्ट्र का उत्थान तो मतदान कीजिए, हो राष्ट्र का उत्थान तो मतदान कीजिए, हो राष्ट्र का उत्थान तो मतदान कीजिए। तो ये सोनाली है, एक निजी स्कूल की टीचर हैं, लेकिन एक अनोखा तरीका कविता के जरिए गाना गाकर उन्होंने अपील किया है लोगों से कि ज्यादा से ज्यादा वोट डालें, अपने अधिकार का इस्तेमाल करें। अंबिकापुर से श्रवण महंत हमारे संवाददाता साथ जुड़ गए हैं, सुशील कौशिक ग्वालियर से हमारे साथ जुड़ गए हैं, तनु भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। रायपुर से हमारे साथ जुड़ी है। सबसे पहले श्रवण, आपके पास क्या तैयारियां हैं कल के लिए? अंबिकापुर जहां से डिप्टी सीएम चुनावी मैदान में है और 17 नवंबर को देखते हुए क्या प्रोटोकॉल्स जारी किए गए हैं? देखिए, तैयारी तो पूरी हो चुकी है। 786 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। 3 विधानसभा क्षेत्र हैं जिसमें 2 जो हैं बेहद अहम सीट है। अंबिकापुर से टीएस सिंहदेव हैं और सीतापुर विधानसभा क्षेत्र से अमरजीत भगत। पूरी आज सुबह 6 बजे से लेकर के यहाँ से मतदान दल जो है रवाना हो रहे हैं। लगभग मैं बात करूँ तो 75% जो मतदान दल हैं वो रवाना हो चुके हैं। पॉलिटेक्निक कॉलेज अंबिकापुर में इसकी तैयारी की जा रही थी। बेकायदा उनको काफी हफ्तों से उनको ट्रेनिंग दी जा रही थी कि किस तरह से उनको ईवीएम मशीन को देखना है, चलाना है, या मतदान जो केंद्र है उसमें किस तरह से निगरानी बरतनी है। ये तमाम जो चीजें हैं वो रिटर्निंग ऑफिसर हो या जो अधिकारी हैं उनको कर दिए। इसके साथ साथ सुरक्षा के तमाम व्यवस्था कर दिए गए हैं। सुबह से ही सुरक्षा दलों को भी यहाँ से रवाना किया जा रहा है। बता दूं कि जो 41 जो है पूरे तीनों विधानसभा में 41 प्रत्याशी हैं, जिसमें अंबिकापुर विधानसभा से 13 हैं, सीतापुर विधानसभा में 12 प्रत्याशी हैं और इस तरीके से जो प्रत्याशी हैं वो 41 प्रत्याशियों के जो फैसला है, किस्मत का फैसला है, वो 17 तारीख को ईवीएम मशीन में कैद हो जाएगी और उसका फैसला जो है 3 तारीख को यहाँ पर होगा। और
मैं दिखाना चाहूंगा कि एक बार किस तरह से जो मतदान दल हैं वो अपनी अपनी व्यवस्था को लेकर यहाँ से निकल रहे हैं। कुछ लोगों से हम लोग बात भी करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह की यहाँ पे व्यवस्था है, क्या क्या सामान मिले हैं आपको। मैं सेक्टर ऑफिसर हूँ और हमको चुनाव कंडक्ट कराना है। किस तरह का सुविधा दिया जा रहा है? सुविधा बहुत अच्छी है, इधर सारा चीजों का ध्यान रखा गया है। कैसे क्या क्या सुविधा है? जैसे खाने पीने का व्यवस्था है और मतदान दलों को ले जाने के लिए बस की व्यवस्था है। बाकी समय समय आके ध्यान भी दिया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि रिटर्निंग ऑफिसर है, उस तरीके से लगभग यहाँ जो मैं आपके मतदान पास दल दोबारा है से वो आऊंगी, बात रवाना हो करेंगे। चुके सुशील हैं। कौशिक से भी ग्वालियर से जुड़े हैं। ग्वालियर में सुशील क्या तैयारियां हैं, और ग्वालियर में हाई प्रोफाइल चेहरे भी हैं चुनावी मैदान में, तो आम जनता के लिए क्या कुछ किया जा रहा है ग्वालियर में? बिल्कुल, देखिए ग्वालियर चंबल अंचल में अगर कहें तो मध्य प्रदेश की सत्ता की चाबी कहा जाता है। यहाँ सियासी संग्राम बड़ा है मध्य प्रदेश में, और यही वजह है कि आज जब पोलिंग पार्टियां सुबह से रवाना होने लगी हैं तो ग्वालियर जिले के करीब 1662 मतदान केंद्रों के लिए 8000 कर्मचारी अधिकारियों को ड्यूटी के लिए रवाना किया गया है। लगभग 4000 से ज्यादा पुलिस बल और मिलिट्री फोर्सेज यहाँ तैनात रहेगी। जो संवेदनशील केंद्र बनाए गए 274 संवेदनशील केंद्र, उन हर संवेदनशील केंद्र पे 5 सशस्त्र बल के पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। इसके साथ ही पीठासीन अधिकारी सिर्फ बीजेपी के लिए बल्कि कांग्रेस के लिए भी एक बड़ी चुनौती होगा, परीक्षा की तरह होगा, क्योंकि पिछले चुनाव में ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस की तरफ से मैदान में थे। इस बार सिंधिया बीजेपी की बागडोर संभालकर ग्वालियर चंबल अंचल में। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर खुद दिमनी सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। तो इन 34 सीटों में से जो 17 बीजेपी के पास है, बीजेपी का प्रयास यही रहा है कि 17 से इनकी संख्या बढ़ाई जाए। वहीं कांग्रेस के सामने चुनौती ये भी है कि पहली बार कांग्रेस सिंधिया परिवार के बिना चुनाव मैदान में उतरेगी, तो उसका प्रदर्शन किस तरह का रहेगा। चुनाव में मुकाबला किसके बीच होगा ये तो ठीक है, लेकिन सवाल ये है कि वोटर्स के लिए क्या वहां पर इंतजाम किए गए हैं, और किस तरीके से जो वोटर्स है वहां पर पहुंच पाएंगे, वोट डाल पाएंगे, ये सारी चीजें। तनु भी हमारे साथ जुड़ी है। तनु, आप रायपुर में इस वक्त मौजूद हैं, यहाँ पर वोटरों के लिए क्या इंतजाम किए गए हैं, कैसे वोटर्स पहुंचेंगे पोलिंग बूथ पर, कैसे वोट डालेंगे, और वहां पर सुरक्षा के क्या इंतजाम किए गए हैं? कुछ तैयारियों की तस्वीर अगर आप दिखा सकती हैं तो जरूर। जी बिल्कुल अंशिका, दूसरे चरण के 70 विधानसभा सीटों में मतदान के लिए तैयारियां जो है वो पूरी कर ली गई है। वहीं राजधानी रायपुर के 7 विधानसभा सीटों में मतदान के लिए सामग्रियों के वितरण का जो कार्य है वो शुरू हो गया है। राजधानी के सेज बहार और बीटीआई ग्राउंड में ईवीएम मशीन के साथ साथ मतदान सामग्री का जो काम है वो चल रहा है, और सुबह 7 बजे से ही बड़ी संख्या में मतदान दल के अधिकारी और कर्मचारी यहाँ पर सामग्री लेने के लिए जो है वो पहुंच रहे हैं। वहीं मतदान दल के कर्मचारियों और अधिकारियों को सामग्री वितरण केंद्र तक पहुंचाने के लिए बसों की सुविधा यहां पर दी गई है, और थोड़ी ही देर में सभी मतदान दल जो है अपने अपने सामान के साथ अपने अपने मतदान केंद्रों के लिए जो है वो रवाना हो जाएंगे। और कल सुबह 6:30 बजे से सभी बूथों में मॉक पोल का जो कार्य है वो शुरू हो जाएगा। इसके साथ ही मतदान केंद्रों में मतदाताओं को इससे पहले मतदान की जो प्रक्रिया है वो समझाई जाएगी, और इसके साथ ही राजधानी रायपुर के सेज बहार में मतदान पूरा होने के बाद जो है मशीनें जो है बसों के द्वारा ही स्ट्रांग रूम तक जो है वो पहुंचाई जाएगी। यानी कि व्यवस्थाओं को चाक चौबंद रखा जा रहा है। आप तीनों ही संवाददाता को बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।